नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में लगातार हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में पॉलिटिकल गतिविधि किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से प्रदेश में किसी एक घटना का असर केंद्र में भी हो रहा है और केंद्र में हो रही हलचल का असर किस तरीके से राजनीतिक तौर पर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों को समेटे हुए एक बार फिर से सियासी गलियारा लेकर आए हैं आपके सामने। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, सियासी गलियारे में टहलिए हमारे साथ और जानिए प्रदेश का सियासी मूड क्या है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब पहले प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दिया और उसके बाद लोकसभा में दिया। कई अहम बातों का जिक्र लोकसभा में किया गया, कुछ बातों का जिसका जिक्र राज्यसभा में किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका सीक्वेंस जोड़ता हुआ राज्यसभा में भी आपको देखने को मिला। तो दोनों ही तरीके से प्रधानमंत्री ने आज बहुत सारे मसलों को छुआ, बहुत सारे मुद्दों को छुआ, कई सवाल भी पूछे गए प्रधानमंत्री की तरफ से, कई बातें भी की गई, कई आगाह भी किया गया किसानों को यह कहकर कि इस पवित्र आंदोलन को कुछ आंदोलनजीवी अपवित्र कर रहे हैं। उन्होंने टोल प्लाजा का जिक्र किया और ये कहा कि अगर टोल प्लाजा पर वहां टैक्स वसूली नहीं होने दी जा रही, वहां पर कब्जा कर लिया जा रहा है, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, तो क्या यह पवित्र आंदोलन पर दाग नहीं लगाता है। प्रधानमंत्री ने आज एक बेहद अहम बात का भी जिक्र किया। वो ये कहा कि इस 3 कृषि कानून के रंग पर चर्चा हो रही है, इसके कलर पर चर्चा हो रही है, कंटेंट पर चर्चा नहीं हो रही, जबकि कंटेंट पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारी और अहम बातों का जिक्र उन्होंने किया है, जरा सुनिए। वैसे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जवाब देना एक रवायत है, लेकिन 3 कृषि कानूनों पर मचे बवाल के बाद प्रधानमंत्री के जवाब में दिलचस्पी सबकी बढ़ गई थी। लोकसभा में प्रधानमंत्री के जवाब से पहले कई सवाल उठ चुके थे। सवाल किसानों की तरफ से भी और सवाल विपक्ष की तरफ से भी। उन सवालों में एक अहम सवाल था कि कोरोना काल में इन बिलों को कानून का रूप क्यों दिया गया। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने और कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए कानून लाए गए हैं। कोरोना काल ने देश की आर्थिक कमर तोड़ी है, इसलिए किसानों के हित में ये कानून लाए गए। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और जिसकी रगों में सर्वे सुखिनः भवन्तु का मंत्र जड़ा हुआ है, वो जितना सामर्थ्यवान होगा, मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत इस विचार को बल दें। कोरोना के कारण कितनी बड़ी मुसीबत आएगी, ये जो दुनिया में अनुमान लगाए गए थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ने अनुमान लगाए थे। भारत में भी एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए भरसक प्रयास भी हुए थे और एक अननोन एनिमी था, तो विश्वास से कोई कुछ नहीं कह सकता था, विश्वास से कुछ कोई कर भी नहीं सकता था। एक ऐसे अननोन एनिमी के खिलाफ लड़ना था और इतना बड़ा देश, इतना थिकली पॉपुलेटेड देश, इतनी कम व्यवस्थाओं वाला देश, दुनिया को शक होना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि विश्व के बड़े बड़े देश कोरोना के सामने घुटने टेक चुके थे। तब भारत कैसे टिक पाएगा? और भारत एक बार हालत खराब हो गई तो विश्व को कोई नहीं बचा पाएगा, ये समीकरण भी लोग लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि अच्छा होता कि कानून के कंटेंट पर चर्चा होती, ना कि इस पर कि कानून ब्लैक है या व्हाइट। किसान आंदोलन पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि कृषि कानूनों पर गलतफहमी फैलाई गई और दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान भाइयों की भावनाओं का मैं आदर करता हूं। हमारे वरिष्ठ मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान का भाव है। जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं।
पीएम ने यह भी कहा कि किसानों की शंकाएं दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगर कानून में कोई कमी है तो उसे दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। कानून के हर बिंदु पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। हम अब भी किसानों का इंतजार कर रहे हैं। लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून लागू होने के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई और न ही कानून लागू होने के बाद एमएसपी बंद हुआ, बल्कि एमएसपी बढ़ा ही है। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। पीएम ने इस दौरान सिर्फ सरकार की बातें नहीं की, बल्कि सवाल भी पूछा। उन्होंने पूछा कि किसान बताएं कि उनका कौन सा हक छीना गया। किसानों को तो बस एक और व्यवस्था मिली है, किसान जहां चाहें, जैसे चाहें, वैसे अपनी फसल बेच सकते हैं। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने एक और मसले का जिक्र करते हुए कहा कि आज एक और बात की जा रही है कि जब मांगा नहीं था तो दिया क्यों। इस सवाल पर पीएम ने क्या कहा, सुनिए। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों। हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। पीएम ने बताया कि देश की प्रगति के लिए कुछ कानून बेहद जरूरी होते हैं। 3 तलाक और बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कानून किसी ने मांगे नहीं थे, बल्कि देश की प्रगति के लिए वो बने। कानून किसी पर थोपे नहीं गए। जिसे लाभ लेना हो वो ले, जिसे नहीं लेना वो ना ले। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। वहीं पीएम ने कहा कि आंदोलन जीवियों के विरोध का तरीका अलग है। जहां विकल्प है वहां विरोध की जगह ही नहीं है। ऐसे तरीके आंदोलनकारी नहीं, आंदोलनजीवी अपनाते हैं। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को
तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है क्या? किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। पीएम ने कहा कि कोई भी निर्णय कभी 100% किसी को मंजूर नहीं होता। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। शुरू में ऐसी चीजों का विरोध होता ही है। जमहूरियत के सबसे बड़े नेता ने साफ कर दिया कि कानून देश के लिए जरूरी है। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में दिए अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि किसान आंदोलन पवित्र है और हम किसानों का इंतजार कर रहे हैं, और इशारों इशारों में समझने वालों को वो समझा भी गए कि कानून तो वापस नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रधानमंत्री के इस अहम बयान के बाद हरसिमरत कौर ने अपनी टिप्पणी दी है। आपको याद होगा कि हरसिमरत कौर ने कल भी लोकसभा में स्टेटमेंट दिया था इन 3 कृषि कानूनों के मार्फत, और प्रधानमंत्री ने जब आज अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया लोकसभा में, तो उसके बाद हरसिमरत कौर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहते हैं कि स्टैग्नेंट वाटर बीमारी पैदा करता है फ्लोइंग पर। उत्तराखंड में जब एक एवलांच और ग्लेशियर की तरह टूट पड़ेंगे तो वो इतना भारी भरकम नुकसान होता है। सो किसानों की सुनिए। मैं तो अभी ये कहूंगी, लोग मर रहे हैं। आज भी दुख की बात है कि मरे हुए 150 लोगों के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। और दिल्ली मंत्री कहाँ जाएंगे जब दिल्ली, पंजाब तक कहाँ जाएंगे जब दिल्ली के बॉर्डर तक एक मंत्री 75 दिन से नहीं पहुंचा, तो पंजाब कहाँ गए होंगे? तो जाइए बातचीत करिए ना। वो तो 75 दिन से आपको बात सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। आपने इतनी 3 किलोमीटर की वहां पे कटीली तारे और नोकीले कील ठोक दिए हैं, बिजली आपने बंद कर दी है, वो कहाँ से आपके पास पहुंचे? ये सब बातें होती हैं। मुझे दुख है कि देश के किसानों के साथ ऐसा किया जा रहा है। ये गरीब हैं, ये वंचित है, ये शोषित हैं, ये जरूरतमंद हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद रतनलाल कटारिया ने भी स्टेटमेंट दिया, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर आज जो सच्चाइयां पेश की हैं, जो भारत की तस्वीर पेश की है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की और किस तरह से हम विश्व के अंदर एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 6 वर्ष के अंदर किसानों के लिए कामों की बात इस महान सदन के अंदर बताई है, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो एक एजेंडे के तहत सदन के अंदर आए थे और उनका मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को ठीक तरह से नहीं होने देना था, इसीलिए बार बार इंटरप्शन कर रहे थे और एक षड्यंत्र घड़ के आए थे। जी, तो ये लोकसभा के अंदर जो तमाम बातें हुई वो आपने सुनी है। इधर हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में बहुत अहम फैसले भी लिए गए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई, किसानों के मसले पर भी बातचीत हुई। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तब कई अहम फैसलों पर मुहर लगती है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में भी ऐसा ही हुआ। सीएम की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे चली बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी और बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से तैयारी के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तो तैयारी के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। इसी प्रकार से हमने उनको बढ़ावा देने के लिए
नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जो ऊपरी सीमा 42 वर्ष थी उसको बढ़ाकर हमने 50 साल कर दिया। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि एनसीआर में आने वाली टैक्सियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एनसीआर में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे 3 व्हीलर था, या दूसरे 4 व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था। लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने एनसीआर में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा और अहम फैसला लिया गया। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि टोल लेने वाले ही सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का काम करेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति सड़क बनाने के लिए या दूसरे अन्य कोई सरकारी कार्य था, उसके लिए अपनी इच्छा से भूमि दे देता था, लेकिन बाद में टाइम बाय टाइम, मतलब मेरे बाबा जी ने कोई जमीन दी और उसके बाद अब आके मैंने केस कर दिया कि मेरे को तो उस टाइम कोई उसके लिए मुआवजा नहीं मिला था, तो उसका हमने एक प्रावधान कर दिया कि अब वो इस प्रकार का केस करके हमारे से इस प्रकार का मुआवजा सरकार से नहीं ले सकता। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये भी बताया कि महेंद्रगढ़ से अटेली रोड पर टोल हटाने का फैसला किया गया है और इस टोल से गुजरने वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो पहले एक निर्णय था, जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे टोल थे, उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी उस सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था, उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया। अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था, उससे हमने टोल आज से हटा दिया। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 16 जगहों पर हैफेड के गोदाम बनाने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे, उसके बारे में हमने निर्णय लिया। हैफेड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। हर कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हुई और 5 मार्च से सत्र कराने पर मुहर लगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। 5 तारीख से बजट सत्र बुलाने की बात साफ चुकी है, तारीख तय हो चुकी है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होगा ये बजट सत्र सरकार के लिए, क्योंकि एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव भी टेबल किया जाएगा, इतना तय माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि अगर 18 विधायकों के हस्ताक्षर होते हैं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। हालांकि सरकार आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कितना चुनौतीपूर्ण, कितना चैलेंजिंग ये सरकार के लिए रहने वाला है बजट सत्र, देखिए। आ गई बजट सत्र की तारीख। जो बजट सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा। 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। जी हां, जिसका इंतजार हरियाणा वासियों को था, उस बजट सत्र की तारीख आ चुकी है और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से होगा। जो बजट सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा। मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन ये सत्र कितने दिन चलेगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा। ये जानकारी खुद कंवरपाल गुर्जर ने दी। और बिजनेस को उसके हिसाब से, जितना बिजनेस है उसके हिसाब से उसकी डेट फाइनल करके हम उसको रख देंगे टाइम जो भी निश्चित है। तो उस टाइम का जो भी फाइनल होगा वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है टाइम तो फाइनल, लेकिन वो टाइम निश्चित कर देंगे। तो बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस भी बजट सत्र का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कांग्रेस इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है,
तो सीएम मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि इस बजट सत्र में किसानों के लिए बहुत कुछ रहेगा। जब भी कोई बजट बनता है हर एक वर्ग के लिए जो भी आवश्यक होता है वो सब किया जाता है। किसानों के लिए हर बार कर रहे हैं, इस बार भी किसानों के लिए अच्छी बात लेकर के आएंगे। बजट सत्र 5 मार्च को होगा और इसके लिए सरकार तैयार है तो विपक्ष भी अपनी राजनीति बना चुका है और अब सबको इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्च का। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।